अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज फैजान सिद्दीकी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, पीएमसी के जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं मुख्तलिफ रिसोर्सेज से स्टूडेंट्स के थ्रू थ्रू सोशल मीडिया, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वीडियोस बना के आप लोगों से डिस्कस करें, ताकि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नजर आ जाए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो फिलहाल कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ इस सेकंड वीडियो में। इससे पहले एक वीडियो 30 अगस्त की जो है आपसे शेयर की गई थी, तो उसके बाद के जो एमसीक्यूज अभी तक कंपाइल हुए हैं तो उसकी ये वीडियो है, तो जरा एक नजर इसको देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो यहाँ पर आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि भाई एसिड प्रेजेंट इन वाइन इज डैश। वाइन जो होती है उसके अंदर कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो वाइन जो होती है उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे एक फैक्ट है, एक फिगर है जो आपने याद रखना है, वो ये है कि उसमें टार्टेरिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, टार्टरी जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली ये इस्तेमाल वैसी भी होती है मुख्तलिफ चीज़ों में। तो थोड़ा सा ये अपने टेस्ट में खट्टा सा होता है, तुर्श होता है, तो इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वाइन के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि न्यू पेंटाइल हैलाइड जो है वो क्या है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी है, सेकेंडरी है, क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है। न्यू पेंटाइल हैलाइड का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है कि CH3 CH3 और उसके बाद CH2 और उसके बाद I। ठीक है, दिस इज न्यू पेंटाइल हैलाइड। इसमें ये होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन। जब अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हो और अल्फा कार्बन के एक साइड पे कार्बन की चेन चल रही होती है, तो इस तरह का जो अल्काइल हैलाइड होता है ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है, या इसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का नाम दिया जाता है। तो ये जो न्यू पेंटाइल हैलाइड है तो इट इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो इस कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 2.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब इसमें अगर 2.1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को कहा जा रहा है, तो देखो 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो एवोगैड्रोस नंबर्स के बराबर होती है, यानी 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो अगर 2 मोल हो या 2.1 हो, मैं 2.1 को अप्रोक्सीमेट करके यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो 2 मोल में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो कितनी होगी, 12 पॉइंट समथिंग, 12.0304 समथिंग, 10 पावर 23। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास 2 मोल में। तो अगर मैं पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा कि 1.2 समथिंग इंटू 10 पावर 24 इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो 1.26 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स, ये इसका जो है यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई चूज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ये चीज याद रखें कि पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जो लेफ्ट साइड पर आते हैं पीरियोडिक टेबल के, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अपनी नेचर के लिहाज से बेसिक होते हैं, और वो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर आते हैं उनके ऑक्साइड्स अपनी नेचर के लिहाज से एसिडिक होते हैं, और बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये टिन है या सिलिकॉन है, टिन का ऑक्साइड प्रोबेबली जो बन रहा होगा ये स्लाइटली सा एम्फोटेरिक कैरेक्टर रखेगा, और इसी तरह सिलिकॉन वगैरह का जो ऑक्साइड बनेगा वो एम्फोटेरिक और स्लाइटली इंक्लाइन होगा टूवर्ड्स एसिडिक के। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। बेसिक ऑक्साइड जो बनेगा वो MgO और Na2O, इन दोनों के जो ऑक्साइड्स होंगे वो यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है जी, इन दोनों के ऑक्साइड बेसिक होंगे। अब ज्यादा बेसिक कौन सा है, ज्यादा बेसिक वो होगा जो ज्यादा इजीली आयोनाइज हो जाएगा। तो इसलिए चीज ध्यान में रखना कि जो Na2 होता है ये ज्यादा आसानी से आयनाइज हो जाता है, ज्यादा इजीली आयनाइज होता है, डिसोसिएट होता है। तो इसलिए Na2O का जो बेसिक करेक्टर होगा वो ज्यादा होगा MgO से। तो उसके आयनाइजेशन के ऊपर जो है ये यहाँ पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये मालूम नहीं कि पीएमसी में है कि नहीं क्योंकि पोर्शन तो उसमें नहीं है, कि डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर। डाउन सेल किस चीज को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। डाउन सेल बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल के लिए इस्तेमाल होता है, कि जिसमें आपके पास फ्यूज सोडियम क्लोराइड होता है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है।
इलेक्ट्रोलिसिस करने पे सोडियम आपको मिलता है कैथोड पे, और क्लोरीन जो है वो आपको मिलता है यहाँ पे एनोड पे। ये इस तरीके से था। तो ये सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है सिन बोर्ड की बुक में, उसके अंदर ये डिस्कस किया हुआ है। ओके, उसके बाद ये काफी फ्रीक्वेंटली व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ रहा था कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वाटर में कितने होते हैं। तो भाई इसमें थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चरल जो है ना एक्सप्लेनेशन मैं इसकी दे देता हूँ, तो इसका आइडिया होना चाहिए कि भाई वाटर में यूं स्ट्रक्चर चल रहा है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और उसके साथ हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन जो है पार्शियली नेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव है। ठीक है जी। अब इसमें होता ये है बच्चों के जो वाटर का ऑक्सीजन है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है, ये अपने साथ दो हाइड्रोजन ज्वाइन कर सकता है, और ये जो हाइड्रोजन है वाटर का ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होता है इस तरह से। तो टोटल जो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर बनते हैं उसमें एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा जो कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बन रहा होगा, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से, तीसरा ये बनेगा जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से बनेगा, और चौथा जो है आपके पास ये वाला बनेगा। ठीक है जी। तो इसलिए टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर के बनते हैं वो 4 बनता है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट है कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सल्फर ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इधर लोन पेयर सल्फर के पास होता है। तो यहाँ पे अगर सिग्मा बॉन्ड्स चेक किए जाएं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, और इधर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसलिए 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर जहां पर होगा तो वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होती है। ठीक है। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से जो एंगल होता है वो 119 डिग्रीज का एंगल जो है वो यहाँ पर बनता है। ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है। उसके अगेंस्ट में अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड वो पूछ लें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी sp2 हाइब्रिड होता है, लेकिन वहां पे जो एंगल बनता है वो फिर 120 डिग्रीज का एंगल बन रहा होता है। ठीक है जी। तो इसको जरा आप लोग याद रखिएगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है, अब ये मालूम नहीं फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का उसमें है, लेकिन ये कॉमन है दोनों में कि भाई अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड इन कैलोरीज। अब कैलोरी में मेजर करें जूल्स में डजंट मैटर। वी नीड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी चीज का 1 ग्राम हो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना हो तो उस वक्त जो हीट दी जाती है उसको स्पेसिफिक हीट का नाम जो है वो दिया जाता है। ठीक है, सिंपल इस तरह से होगा। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो भाई आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो उसका मतलब है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। और वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा, और प्रेशर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा जीरो। ठीक है। तो बेस्ट आंसर तो ये बनता है कि भाई वहां पर डेल्टा वी जीरो है। ठीक है। तो इसलिए वर्क वहां पर जीरो होगा, वॉल्यूम वहां पे कांस्टेंट। असल में कांस्टेंट का वर्ड इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है, तो इसलिए ये एक कंफ्यूजन यहाँ पर आ रही है। तो अगर आप इसकी आंसर मार्क करेंगे तो वॉल्यूम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। वर्क डन कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि ये हमेशा जीरो होगा। वैसे इसका एक रिजल्ट ये भी था कि QV इज इक्वल टू डेल्टा ई, कि भाई अगर आप हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। रिजल्ट वैसे ही आप रखिएगा, लेकिन अभी जो इसका आंसर बेस्ट लगना था वो वॉल्यूम लगना था वो नहीं है। तो फिर वर्क डन इसका बेस्ट आंसर लगेगा क्योंकि वर्क डन कांस्टेंट रहेगा, वर्क डन वहां पे कॉन्स्टेंटली जीरो रहेगा अगर प्रोसेस आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है कि एक्सरेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम। अच्छा, एक्सरेज का फिनोमेना ये होता है कि भाई आपके पास ये कैथोड है और इस कैथोड से रेडिएशंस निकल रही हैं, और ये रेडिएशंस जो हैं वो एनोड की तरफ जा रही हैं, एनोड से स्ट्राइक करती हैं, उसके बाद एनोड से रेडिएशंस निकलती हैं, ये रेस एक्सरेज कहलाती थी। इस तरह से था। अब हैवी टारगेटेड मटेरियल जितना ज्यादा होगा तो एक्सरेज उतनी हाई फ्रीक्वेंसी की मिलेगी। आप पढ़ते ना फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, ये सारा है। तो एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए ये पूरी अरेंजमेंट होती है। अगर इसमें हम यहाँ पे बात करें कि भाई इसमें आंसर चूज करना है तो भाई एक्सरेज प्रोड्यूस कहां से हो रही है, एक्सरेज कैथोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही। हैवी टारगेटेड मटेरियल अगर कैथोड का काम कर रहा है तो भी प्रोड्यूस नहीं हो रही।
तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका बेस्ट आंसर होना चाहिए एनोड, कि एक्सरेज जो होती है वो एनोड की सरफेस से प्रोड्यूस होती है, ये बेस्ट है। हो सकता है कुछ लोगों को ऑल ऑफ दी अबव इसका अट्रैक्टिव आंसर लगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसका एनोड होना चाहिए, क्योंकि वो जनरेट एनोड की सरफेस से होता है। हैवी टारगेटेड मटेरियल अगर कैथोड का काम कर रहा है तो उससे एक्सरे जनरेट नहीं होगी, तो ये एनोड से जनरेट होती है। तो ये इसका बेस्ट आंसर जो है वो यहाँ पे लगेगा। ओके, फिर नेक्स्ट है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। तो सीधी सीधी बुक की लाइन है, सिनबोर्ड, फेडरल बोर्ड, हर जगह पर है कि भाई जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। इनको जीरो ऑर्डर भी कहते हैं, और जीरो ऑर्डर के अलावा इनको जो है वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन का भी नाम दिया जाता है। ये विकेबुलरी इनके लिए इस्तेमाल होती है। तो ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर सूडो ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, ये इस तरीके से बनेगा। ये आपके केमिकल काइनेटिक्स के पोर्शन में मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड एग्जिस्ट इन ज्विटर आयन फॉर्म। भाई देखो, ज्विटर आयन जो है वो बनता कहाँ से, वो अमीनो एसिड से बनता है आपके पास। अगर आपको याद हो कि भाई अमीनो एसिड्स ये होते थे कि अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, यहाँ से H पॉजिटिव निकलता था और NH2 ग्रुप के पास जाके अटैक करता था, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये मिल जाता था कि इधर आ गया NH3 पॉजिटिव और इधर आ गया COO नेगेटिव, इस तरह से होता था। तो ये जो चीज है दिस इज अमीनो एसिड, और इस अमीनो एसिड या अमीनो एसिड जो भी पढ़ते हैं, इससे जो चीज मिल रही है इसको नेम दिया जाता था ज्विटर आयन का। ठीक है, और एक चीज इसमें पुरानी में याद दिलाऊं, वैसे तो मिलेगा अमीनो एसिड से क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन एक पुरानी ये चीज याद दिलाऊं कि भाई अमीनो एसिड से जब ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होती है तो वो H पॉजिटिव आयन की शिफ्टिंग के नतीजे में होती है। H पॉजिटिव आयन यहाँ से शिफ्ट होता है और इसकी शिफ्टिंग के नतीजे में जो है वहां पे ज्विटर आयन बनता है। अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अमीनो एसिड का है वही ज्विटर आयन का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो अमीनो एसिड एंड ज्विटर आयन बोथ आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, ये टॉटोमर्स होते हैं, तो इसलिए आइसोमेरिज्म की टाइप है। तो इस टाइप का आपको आइडिया होना चाहिए कि ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर है वो ये है कि भाई इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इन यूनिट्स, बेसिकली प्रॉपर वर्ड होना चाहिए था इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन यूनिटी होना चाहिए था। यूनिटी या यूनिट्स का मतलब है कि भाई वन है, तो के क्या शो करेगा। तो भाई उसमें ये था कि भाई dx अपॉन dt इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिलेशन है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सपोज करें कि वन है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर वन है, तो फिर उस कंडीशन में dx अपॉन dt जो है वो इक्वल हो जाएगा के। तो के जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सिंपल ये इसका जो है वो यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद लेटिस एनर्जी का है कि भाई लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड इज कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेटिस एनर्जी, ये इस तरह से आया हुआ है। देखिए, लेटिस एनर्जी या लेटिस फोर्स जो होती हैं, इनके हवाले से ये चीज ध्यान में रखना कि ये दो चीजों पर डिपेंड करती हैं। एक तो चार्ज की जो क्वांटिटी होती है उससे इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज से, और दूसरा इनका जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है एटम आइन, उससे इसका इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ चार्ज होगा और जितना छोटा साइज होगा लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इन तीन ऑप्शन में बात करें तो लिथियम पे चार्ज +1 आता है, इस पे +2 है और इस पे भी +2 आता है। तो लिथियम +1 है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद जो है बैरियम है और मैग्नीशियम है। तो बैरियम पे चार्ज +2 है, मैग्नीशियम पे भी है, लेकिन अगर रेडियस की बात करें तो मैग्नीशियम का छोटा होता है एटम, तो उसके मैग्नीशियम की जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी MgF2 की एज कंपेयर टू बैरियम फ्लोराइड। ठीक है जी, तो ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो बात ये कि इनमें कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है, ना मैग्नीशियम ना कार्बन ना नो पता नहीं क्या है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार प्लीज व्हाट्सएप पे ना भेजें, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हो रही है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट देखा जाए तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, ऑब्वियसली स्टूडेंट ने रिक्रिएट करने में मिस्टेक की होगी। फिर नेक्स्ट है कि एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज द नंबर ऑफ। देखो, एवोगैड्रोस जो कांस्टेंट कह लें या एवोगैड्रोस नंबर्स जो हमारे पास होते हैं, ये नंबर जब डिफाइन किए जाते हैं तो ये 1 मोल के लिए डिफाइन किए जाते हैं।
तो इसलिए इसमें जो 1 मोल क्वांटिटी में होगा वो गैड्रो नंबर उसके लिहाज से होगा, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसका मोल निकालें, 1 इसका मास है और एटॉमिक मास 4 है, तो आप निकाल लें, देखें 1 आंसर नहीं आएगा। इसका 35.5 मास है एंड मॉलिक्यूलर मास इसका जो है वो 71 है, तो 0.5 मोल आएगा। इसका मास 2 है और हाइड्रोजन का एटम दिया हुआ है, अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन का एटम 1 है और फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जो होता है वो 1 होता है, तो इसमें भी उसके बराबर नहीं आएगा। अगर आप इसकी बात करें, एटम इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मास 24 है, इसका एटॉमिक मास भी 24 है। जब आप डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट जाएगा वो यहाँ पे 1 मोल आएगा। तो 1 मोल यहाँ पर आ रही है वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर्स के बराबर जो है ये वैल्यू निकलेगी, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ये कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो भाई ये चीज याद रखें, सीधा सा रिएक्शन है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होगा, और पहले स्टेप में एक इंटरमीडिएट मिलेगा आपके पास, और फिर दूसरे स्टेप में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी। कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है पहले स्टेप में, ठीक है जी। और दूसरे स्टेप में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलती है, तो उस फाइनल प्रोडक्ट में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है अलोंग विद बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी, आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो सिंपल है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है, तो इसका राइट आंसर कार्बोक्सिलिक होगा। इस क्वेश्चन में बच्चे ने ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ था, तो बस ये। अब कार्बोक्सिलिक एसिड उन्होंने बोल दिया है, पूछ लिया है, तो हो सकता है किसी एमसीक्यू में पूछ लें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कब मिलेगा, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कुछ और कंपाउंड पूछ लें, तो वो आपको आइडेंटिफाई इस लिहाज से करना है, ठीक है जी, तो इसका आइडिया होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में ऊपर डिस्कस हो चुका है जी, इसको मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, कैम्ब्रिज वगैरह की बुक में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि भाई क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूसेस। देखो भाई अगर आप टॉलवीन लें और उसकी क्लोरीनेशन करते हैं, दिस इज टॉलवीन, और आपने इसकी क्लोरीनेशन की, अगर ये क्लोरीनेशन FeCl3 की प्रेजेंस में होती तो उस सूरत में क्लोरीन यहाँ पे अटैक करता ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे। लेकिन अगर ये क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन हो रही है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होगा और ये क्लोरीन इस CH3 के हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा। तो उसके यहाँ पे रिएक्शन ये बनेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह पर एक क्लोरीन आ गया CH2Cl2। ये जो चीज मिलती है इसको बेंजाइल क्लोराइड कहा जाता है। अगर आप एक और दफा रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन से तो रिएक्शन के नतीजे में आपको मिलेगा CH2Cl2, इसको फिर बेंजल क्लोराइड का नाम दिया जाता है। ये यानी इस प्रोडक्ट्स का फर्क है कि फर्स्ट स्टेप में जो आपको मिल रही है वो बेंजाइल क्लोराइड मिल रही है, और दूसरे स्टेप में जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है वो बेंजल क्लोराइड मिल रही है, इस तरह से, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा फर्क है रिएक्शन का, तो रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट है कि विच इज फ्यूज्ड साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। फ्यूज्ड साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। इसमें नैफ्थलीन है जो कि 2 बेंजीन के रिंग से कंबाइन होके बनता है, सॉरी 2 बेंजीन रिंग कंबाइन होके बनता है, और इसी तरह से फेनेंथ्रीन है, ये भी बेंजीन के 3 रिंग से जो है वहां पे कंबाइन होके बन रहा होता है, ठीक है जी। यानी एक रिंग घेरा एक रिंग घेरा और इसी तरह से एक रिंग घेरा, तो इस तरह से, तो ये भी फ्यूज में आ रहा होता है अगर आप उसको सही से देखें। तो इसलिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो यहाँ पे इस तरह से बनेगा। तो फ्यूज जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ये है। बहुत सारे टीचर्स इसको नेफ्थलीन मार्क कर रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल ये दोनों इसके अंदर आएंगे, फेनेंथ्रीन भी आएगा और नेफ्थलीन भी आएगा। अच्छा जी नेक्स्ट है कि अगर बेंजीन की ओजोनोलिसिस की जाए तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। भाई बेंजीन की अगर आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो सिंपल सा रिएक्शन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, रिएक्शन बताने की जरूरत नहीं है, कि जब आप उसको ओजोन से ट्रीट करते हैं तो ओजोन से ट्रीट करने पर पहले स्टेप में आपको यहाँ पे ओजोनाइट टाइप की प्रोडक्ट मिलती थी कुछ इस तरह से, और सेकंड स्टेप में आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलती थी ये आपको ग्लाइऑक्सेल की प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाती थी, ठीक है। ग्लाइऑक्सेल या इथेन डाइल कहा जाता है, आपको ये मिलती है, ठीक है जी। तो आपको ग्लाइऑक्सेल यहाँ पे मिलेगा। ग्लाइकोल एक अलग चीज है, अल्कोहल है वो आपको नहीं मिलेगा। ये एल्डिहाइड दो कंबाइंड होते हैं तो आपको मिलता है, इसको ग्लाइऑक्सेल कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस रिएक्शन के नतीजे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आर मेड बाय एडिंग द हैलोजेनो अल्केन टू। ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन था कि भाई अल्काइल हैलाइड लें
मैग्नीशियम से ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एथर। सही है, एनहाइड्रस एथर की प्रेजेंस में जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के नतीजे में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा। तो इसके ईथर जो है ना, एथर, इसकी प्रेजेंस में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन इन्होंने ऐड किया कि द लाइट वी आर सीइंग इज, जो लाइट हम देख रहे हैं वो कैसी है। तो भाई जो लाइट हम देख रहे हैं क्योंकि नजर आ रही है तो डेफिनेटली वो एक विजिबल लाइट है। अगर विजिबल नहीं होता तो नजर ही नहीं आती। पता नहीं ये इस तरह का एमसीक्यू वाकई में है भी कि नहीं है, लेकिन बहरहाल जो शेयर हुआ मैं एमसीक्यू उसका मैं उनको बता रहा हूँ भाई ये इसका आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भाई इनमें से पॉलीमर कौन है। अगर टेक्निकली स्पीकिंग तो इनमें से पॉलीमर कोई भी नहीं है, क्योंकि पॉलीमर्स मोर देन टू पे फॉर्म होता है। पॉलीमर एक्चुअल में जो आपके पास है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो स्टार्च जो है ना वो पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड है। लेकिन यहाँ पे पॉलीमर से मुराद इनकी होगी कि इनमें से कौन है जो मल्टीपल मोनोसैकेराइड से मिल रहा है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको एक तो सुक्रोज है जो कि आपको मिल रहा होता है। सुक्रोज आपको याद होगा ना कि ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज उनकी ज्वाइनिंग के नतीजे में मिलता है। उसके अलावा जो है आपके पास ये मेल्टोज है जो कि ग्लूकोज एंड ग्लूकोज की ज्वाइनिंग से मिलता है। तो बोथ आर डाइसैकेराइड्स टेक्निकली। तो इसलिए इसका राइट, अब पता नहीं ABCD यही होगा, तो बस ये इसका जो है वो राइट आंसर है। लेकिन ये पता नहीं क्या किया हुआ इन्होंने, समझ में नहीं आया मुझे ये। लेकिन ये कि भाई दीज टू आर द राइट आंसर्स, तो उस लिहाज से इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। लेकिन टेक्निकली बता दूं तो उसमें पॉलीमर कोई भी नहीं है, ये बात जरा क्लियर रखिएगा। तो बच्चों अभी तक की जो कंपाइलेशन हुई है 3 सितंबर की नाइट तक की, तो उसमें इस तरह के एमसीक्यूज हैं। और इसमें मजीद जो हमारे पास एमसीक्यूज आते जाएंगे तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक दिन के गैप से दोबारा शेयर करेंगे। तो इसके बाद थर्ड वीडियो इंशाल्लाह आएगी तो उसमें नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।